कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देखो, आज मैं आपके लिए जो सितंबर 25 में एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। यहां पर जो इंडायरेक्ट टैक्स आपका पेपर नंबर 5 है उसमें जो भी आपके स्टेटरी अपडेट आए हैं, पेपर नंबर 5 इंडायरेक्ट टैक्स क्या, जिसके अंदर जो स्टेटरी अपडेट आए हैं अपन उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेटरी अपडेट है ये आपके फाइनेंस एक्ट जो है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 और इसके अंदर जब मैं बात करता हूं कहां तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे, 28 फरवरी 2025 तक के आपके जो स्टेटरी अपडेट आए हैं, अमेंडमेंट है, उनको यहां पर कंसीडर करने के लिए बताया गया। तो सीधा सिंपल से अपन बात करते हैं। फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशू अप टू 28 फरवरी 2025। जीएसटी में भी सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, इधर कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के साथ अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन जीएसटी से बात कर रहे हैं कि जीएसटी के अंदर क्या यहां पर स्टेचुटरी अपडेट है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जीएसटी के अंदर सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर सिंपल अमेंडमेंट है या ये क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है और ये अपन काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं तो ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। कि आपको मैंने बताया था लिक्विडेट डैमेज के अंदर कि देने वाला और लेने वाले का प्रायर कोई इंटेंशन नहीं होता तो हम उसे सप्लाई नहीं मानते, तो जीएसटी भी उस पर नहीं लगेगा। तो सिमिलरली इन्होंने कहा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन पेनल चार्जेज बीइंग लेविड बाय द रेगुलेट एंटिटी, लेविड बाय द रेगुलेट एंटिटी, तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये सारे एग्जांपल उसी के ही हैं। तो अपन यहां पर बात करें पेनल चार्ज लेवी बाय द रेगुलेशन अथॉरिटी इन कंप्लायंस विथ आरबीआई डायरेक्शन। तो इस केस के अंदर नेचर ऑफ चार्ज ये क्या हो गया, ब्रिंस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज फॉर ब्रिंस ऑफ द टर्म of contract, hence it has been clarified no GST, उस पे GST नहीं लगेगा on the penal charges levied by the regulated authority। जैसे अपन लिक्विडेट डैमेज लिखते थे, चेक डिशन और फाइन पेनल्टी की बात करते थे या पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ, उसी टाइम मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। तो ये क्लास में अपने डिस्कस कर रखा है तो उसी का ये पार्ट आपके आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर एक छोटा सा उन्होंने अमेंडमेंट डाला, स्पॉन्सरशिप सर्विस। पहले अपन बात करते कि स्पॉन्सरशिप कोई भी हो, यदि लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर आरसीएम लग जाता था। अब लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है, यदि सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट है, टू एनी पर्सन, किसी को भी दे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, एफसीएम लगेगा। ये अमेंडमेंट है। लेकिन अभी भी जैसे अपन बात करते हैं सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो रिसिपेंट जीएसटी पे करेगा। लेकिन अदर देन है तो रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऐसे केस के अंदर यहां पर एफसीएम लगेगा, फिर एफसीएम लगेगा। तो ये स्टेटरी अपडेट है, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से आपको ड्राफ्ट कर दिया जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आपके आता है, ये भी मैंने क्लास के अंदर काफी डिटेल से आपको बताया रखा है, किस रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट देने वाला आपके अनरजिस्टर्ड है, लेने वाला रजिस्टर्ड है तो आरसी में उस पर अप्लाई हो रहा है। यहां कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, देने वाला अनरजिस्टर्ड है, लेने वाला रजिस्टर्ड है तो आरसी में एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें कंपोजिशन स्कीम को बाहर कर दिया है। कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को इसमें बाहर कर दिया कि यदि रजिस्टर्ड है लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम में है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी इस पे नहीं आएगी। एक छोटा सा अमेंडमेंट आपके इसमें दिया गया है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप देखोगे तो इजीली समझ में आपके आ जाएगा। और मैंने क्लास के अंदर काफी ऑप्शंस बना बना के आपको करवाए हैं, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी की बात करें, availed by the electronic commerce operator where the service notified under section 95। तो यही इस केस में कर रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और सर्विस नोटिफाइड किसकी में हो रही है, उसकी अंडर सेक्शन 95 में।
ई कॉमर्स ऑपरेटर, और सर्विस में नोटिफाइड हो गई 9 सबसेक्शन 5 में और सीजीएसटी एक्ट के अंदर आ रही सप्लाई तो आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस आपको मिल जाएगा। बस फुल टैक्स लायबिलिटी जो 9(5) के अंदर है उसका पेमेंट होना चाहिए टू बी पेड इन कैश, कैश लेजर से आपका पेमेंट होना चाहिए, तो आप फुल आईटीसी ले सकते हो, फुल टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 9(5) टू बी पेड इन कैश। तो उसमें आपको कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज्ड टू फैसिलिटेट सच सप्लाई, यूज्ड टू फैसिलिटेट टू सच सप्लाई, तो आपको रिवर्सल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिख देता हूं, नो रिवर्सल रिक्वायर्ड। No reversal of ITC on input and input service. अब अपन बात करते हैं डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज ए लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी, तो उसका क्लैरिफिकेशन आ गया कि डीडीए इज नॉट लोकल अथॉरिटी, तो उसको लोकल अथॉरिटी की तरह डील नहीं करना है, तो अब वो लोकल अथॉरिटी काउंट नहीं होगी। कौन? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लोकल अथॉरिटी अंडर द जीएसटी लॉ। डीडीए डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, वो भी अपन देख लेते हैं कि यदि यहां पर जैसे अपन बात करते हैं, यदि सप्लाई कर रहे हैं अपन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और अनरजिस्टर्ड पर्सन का हमारे सप्लायर की बुक्स में रिकॉर्ड में उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो जाती है। लेकिन मान लो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर यदि उसने स्टेट के बारे में इनवॉइस में बता दिया, तो वो जगह अपन क्या लेते हैं, स्टेट भी मेंशन कर दिया, तो उस प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट को कंसीडर कर ली जाएगी। तो यहां पर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट की बात करें, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो उसमें नेम ऑफ स्टेट डिम्ड एज ए एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड। यदि स्टेट का नाम भी दे दिया तो डिम्ड एज ए एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड मान लीजिएगा। तो सप्लायर ऑफ ऑनलाइन सर्विस टू रिकॉर्ड नेम ऑफ द स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट irrespective of value of supply, name of state shall be deemed as a address of record, place of supply, location of the recipient। तो ये आपके इसमें आ जाएगा। तो ये मैंने आपको क्लास में करा रखा है, कोई ज़्यादा उसमें खास अमेंडमेंट नहीं है, बस उसने इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दिया गया है। प्रोविजन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए परेशान होने की इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने स्ट्रक्स बना के दिए, आप देखोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केस, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसको दे रहे हैं? अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। द सप्लायर आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस irrespective of the value of the supply of service to be declared place of supply of said service। तो अपन ने इसमें करें रिसिपिएंट, नेम ऑफ स्टेट भी दे दिया, तो ऑफ द रिसिपिएंट, the detail of outward supply in GSTR 1 or 1A, तो supply of any such online digital service, OIDR सर्विस और ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात इसमें कर रहा है। तो स्टेट का नाम आपके दे दिया गया, तो नेम ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पर आपके आ जाएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? नेम ऑफ स्टेट। यदि आपके इनवॉइस में दे दिया तो वही जगह हो जाएगी ऑफ रिसिपिएंट। आगे लेते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये कुछ थोड़े से एग्जम्पशंस की अपन बात करते हैं। अमेंडमेंट दिए गए, एक तो आपके अमेंडमेंट दिया गया, जो पहले से आपके एग्जम्पशंस थे उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, जहां एंड वर्ड था उसको और कर दिया पहले वाले में। तो अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एसेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर, सर्विस लाइन, issue of duplicate bill, etc.
विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ द ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होनी चाहिए थी, अब ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है और लगा दिया। जैसे एग्जाम होता है ना, ये क्वेश्चन करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चन करोगे तो भी मिल जाएंगे, तो यानी इन दोनों पर आपके एग्जामिनेशन मिल जाएगी। तो सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन देयर कंज्यूमर। तो यहां पर अब एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगी। तो यानी ये अमेंडमेंट कर दिया गया, एंड को हटा के और कर दिया। तो एग्जाम होता नहीं, ये भी करोगे तो एग्जामिनेशन मिल जाएगी, ये भी करोगे तो भी एग्जामिनेशन मिल जाएगी। पहले दोनों करनी होती थी, अब एक भी कर रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एजुकेशन सर्विसेज अपन बात करते थे इस केस के अंदर। यहां पर एक, ये तो सारे अपन ने क्लास से पढ़े थे, मेनली ये आपका है ट्रेनिंग पार्टनर, जो अपन बात करें ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अप्रूव्ड बाय किससे होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग पार्टनर है जो कि क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। NSDC डीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय NSDC से होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर ये बेनिफिट उसको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपके अमेंडमेंट उन्होंने रखा गया है। तो मैंने ग्रीन से कर दिया, ये भी आपको जो ग्रीन से अमेंडमेंट है, यहाँ पर रेड है इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें अपने ग्रीन भी साथ में दे दिया। तो ये यानी वही चीज है, लेकिन अमेंडमेंट को कवर कर रहा है। तो ये आपके एक और एंट्री ऐड कर दी है। ये आपके न्यू एग्जामिशन ऐड कर दिए गए, न्यू एग्जामिशंस। सर्विस ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सेक्शन 164B of the Motor Vehicle Act 1988 against the contribution made by the insurance out of the premium collected for the third party insurance of the motor vehicle। यानी इस इंश्योरेंस कंपनी पे, तो अभी अपन ने कार वगैरह का इंश्योरेंस करा रहे हैं, इन सब पे जीएसटी लगेगा, लेकिन उसमें से एक फंड निकालकर एक फंड का प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर द 164B में मोटर व्हीकल एक्ट 1968 के लिए फंड बना रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए। तो उसके लिए अपन कंट्रीब्यूशन करें तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ये एक नई एंट्री ऐड हुई। क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, MCD की अपन बात करें, उस पर अब जीएसटी लगेगा। तो इसका MCD इज रिसीविंग द सर्विस सच एज ए हाउसकीपिंग सर्विस। कौन ले रहे हैं, हाउसकीपिंग है, सिविल है, मेंटेनेंस है, फर्नीचर मेंटेनेंस है, हॉर्टिकल्चर है, फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी फॉर अपकपिंग ऑफ देयर ऑफिस। द इशू विच अराइज for consideration was whether such service received by them are exempt from GST in term of nahi taxable, now taxable। liable to pay GST। तो अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन थी ना, तो विड्रॉ हो चुकी है। तो ये आप इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा। Thus it has been clarified that GST is applicable on the service provided by Facility Management Agency to MCD Delhi headquarter for upcoming its the headquarters building up the applicability rate as this service are not covered under this scope of entry number 3A। तो उसमें कवर नहीं है, जीएसटी के लिए लायबल हो जाएगा। Clarification in respect of the exemption to payment, exemption to payment to aggregator in relation to settlement of amount up to rupees 2000 in a single transaction throughout the credit card, debit card, charge card, other payment card services। तो उसके लिए ये कंसेप्ट इसमें आया है, उसके लिए कंसेप्ट आपके आया है।
तो ये अपन ने बात किया था। इसी में देखो अपन बात करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर, जैसे अपन यूजर होता है पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं, मर्चेंट बैंक के पास पैसा जाता है, तो वही चीज इस केस के अंदर यदि सेटलमेंट का अमाउंट 2000 रुपए तक है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यही चीज आपके लिखी हुई है कि आरबीआई एग्जेम्पशन अवेलेबल टू आरबीआई रेगुलेशन पेमेंट ऑफ द एग्रीगेटर। लेकिन वो होना कहां तक चाहिए? अप टू ₹2000, यानी आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे अपन बात करते हैं पेमेंट एक्सेप्ट किया गया है मर्चेंट, पेमेंट टू मर्चेंट हु एक्सेप्टेड द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। तो एग्जेम्पशन अंडर एंट्री 34 इज अवेलेबल टू आरबीआई रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर्स पीए को एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगी, 2000 रुपए तक का है। सेटलमेंट एंड अमाउंट अप टू 2000 इन द सिंगल ट्रांजेक्शन थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। इट इज नॉट क्लैरिफाइड दैट द एग्जेम्पशन इज लिमिटेड। ये एग्जेम्पशन लिमिटेड होगी टू पेमेंट सेटलमेंट फंक्शन ओनली। तो ये लिमिटेड है कहां तक? सेटलमेंट तक के अमाउंट विच इन्वॉल्व द हैंडलिंग ऑफ मनी एंड डज नॉट कवर पेमेंट गेटवे सर्विस। उसको कवर नहीं किया, तो पेमेंट गेटवे सर्विस को उस पर कवर नहीं किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई के साथ उन्होंने कुछ ये दे रखा है, क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस इश्यू पार्टिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द वाउचर। वाउचर इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। वाउचर एक तरह से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे अपन बात करते हैं किसी को भी अपन वाउचर देकर कोई चीज ले रहे हैं, और ये आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीटीआई रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, यूज एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, यानी मनी के रूप में आपका सेटल हो रहा है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, मनी हो गया तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। केस ए, वेयर द वाउचर इज कवर्ड एज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट recognized by RBI and it is used as a consideration to settle the obligation, तो फिर वो मनी के रूप में माना जाएगा, और मनी के रूप में है तो स्टूडेंट जीएसटी उस पे चार्ज नहीं होगा। तो कंसीडर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने आपको लिखवा दिया। वाउचर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर थॉट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या एजेंट के थ्रू बांटा जा रहा है, और वो वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वर्किंग हो रही है, तो प्योर ट्रेडिंग वाउचर है तो नॉट लायबल टू जीएसटी, नॉट लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन कमीशन है फी बेसिस पे, तो सप्लाई ऑफ द सर्विस ऑफ द वाउचर जीएसटी इज पेबल ऑन द कमीशन और फीस पे, जीएसटी उस पे चार्ज होगा, कमीशन और फीस पे होगा। और प्योर ट्रेडिंग वाउचर है तो नॉट लायबल टू जीएसटी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा आपके एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन आपके दे रखेंगे, क्लैरिफिकेशन आपके दे रखेंगे। तो अब अपन इसमें बात करते हैं वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्रिंसिपल टू P2P, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस, नो जीएसटी। लेकिन वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कमीशन और फी बेसिस जीएसटी इज पेबल। ये आपके सारी सारी है। कोई एडिशनल सर्विस ली गई है, जैसे अपन बात करते हैं वो जीएसटी ट्रीटमेंट ऑन एडिशनल सर्विसेज, अपन बात करें एडिशनल सर्विसेज सच एज ए एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशन सर्विस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा। तो क्लैरिफिकेशन सीधी है, उस पर जीएसटी के लिए लायबल होगा, जीएसटी उस पर लगेगा, तो जीएसटी के लायबल होगा, तो जीएसटी उस पर लगेगा। क्लैरिफिकेशन से व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ अनरिडीमेबल वाउचर ब्रेकेज, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नॉट सप्लाई, जब ब्रेक हो गया सप्लाई नहीं मानेंगे, नो सप्लाई। तो अनरिडीमेबल वाउचर ब्रेकेज नो सप्लाई, नो सप्लाई, तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। अब आते हैं आईटीसी के चैप्टर में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में बना रहे हैं। यहां पर ये कह रहा है कि जैसे आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि आप क्या कह रहा है मोटर कार वगैरह बना रहा है, और जो डीलर है ऑटोमोबाइल डीलर है, कार डीलर है,
उसको कहता है भाई मैंने कार बना के रख दी है, अब आप इस कार को आप अपने शोरूम तक कैसे लेके जाओगे, वो आपकी सारी हेडेक है। आप खुद की कार में रख के लेके जाओगे, ट्रक में रख के ले जाओगे, खुद चला के लेके जाओगे, मैंने आपकी डिलीवरी हैंडल कर दी गई। तो अब इस चीज का आप आईटीसी ले सकते हो, बिल्कुल अब आप आईटीसी ले सकते हो। जैसे आपके लॉ कहता है कि गुड्स रिसीव होना चाहिए, यदि गुड्स लॉट में रिसीव हो रहा है तो लास्ट लॉट में रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहां इस चीज के लिए कहा गया क्लैरिफिकेशन कि आप आईटीसी इमीडिएटली ले सकते हो जैसे आपका इनवॉइस आपके नाम से रेज हुआ। तो क्लैरिफिकेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसके लिए क्लैरिफिकेशन आया आपका? इनपुट टैक्स क्रेडिट as per clause B of section 16 subsection 2 CGST Act 2017 in respect goods which have been delivered by the supplier at his place of business of X work contract। तो इस केस में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर एंड द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में इस जनरली एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। As per the term of contract, the property is in goods is equal to vehicle pass to the dealer at the factory gate। कहां पर पास कर रहा है? फैक्ट्री गेट पे दे रहा है। of OEM original equipment manufacturer when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer and the delivery on the part of the original equipment manufacturer। तो इस केस के अंदर यहां पर जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री है वो गाड़ी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर देती है और डीलर अपने पास लेकर आया, तो वो आईटीसी बुक कर सकता है। इस चीज को यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। यस, यहां पर आईटीसी अवेल, इसमें आईटीसी मिलेगा। आईटीसी कैन बी अवेल ऑन द डेट ऑफ व्हीकल आर बिल्ड, जब आपके बिल हुआ, एंड हैंड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एट हिज फैक्ट्री गेट, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। या अवेलेबल availed on the date vehicle are built, handed over to the transporter, by original equipment manufacturer at his factory gate। जब उसने अपने फैक्ट्री गेट पे इसको हैंड ओवर कर दिया तो आईटीसी वो ले सकता है। और इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, आप लेके तो आ रहे, गुड्स आप बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस से ले रहे हो, आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। गुड्स आर लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, ब्लॉक क्रेड, सीधा सिंपल है ब्लॉक क्रेड, इसका ब्लॉक क्रेड, ये भी ब्लॉक रेट है, नॉन बिजनेस पर्पस से ले रहे हो, आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ब्लॉक रेट है पूरा का पूरा, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सीधा सिंपल है, आपने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत इजी है ना। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, तो यहां ई इनवॉइसिंग के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया जिसको अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर issue of tax invoice is specified in case where the recipient is required to issue invoice. Newly insert Rule 47 provide as follow. Rule 47 provided that where the invoice referred to in Rule 46 is required to be issued under clause F subsection 3 section 31, यानी अब वो टाइम लिमिट हो गया, रिवर्स चार्ज के अंदर 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करने के लिए दे दिया गया। Thus the invoice, यहां से देखो, आप तो यहां से देख लीजिए, Thus the invoice to be issued
within the period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods and supply of service as case may be। तो यहां पर आपको कहता है कि दस इनवॉइस टू बी इशू विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एज केस में भी। ये इस केस में आपके बताता है। ये 9394 की बात कर रहा है, सप्लाई 9 सबसेक्शन 3 9 सेक्शन सबसे ये रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। तो 939 शैल बी इशू इनवॉइस विद इन द, आपको बता देता हूं, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, आरसीएम है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 9 सबसेक्शन 4। तो इस केस में इनवॉइस आपको इशू करना है विद इन द 30 days। within a period of 30 days from date of receipt of said supply क्लियर स्टूडेंट, ज्यादा कुछ अमेंडमेंट इसमें है नहीं। इसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ई इनवॉइसिंग में आया है। किस में आया है? ई इनवॉइसिंग में आया है आपका अमेंडमेंट। तो आपको मैंने लिखवा रखा है ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आपके आ जाती है यदि कोई भी केस है जिसमें 50,000 से कम होने पे भी ई इनवॉइसिंग की आपको रिक्वायरमेंट थी, याद है? 50,000 से कम पे भी थी। यदि आप यहां पर हैंडीक्राफ्ट का गुड्स कर रहे हो तो इंटरेस्ट सप्लाई कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लिए, लेकिन ई इनवॉइसिंग की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी। वो है, देखो वही है द जनरेशन ऑफ, उसको क्या देना होगा? जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूनिक एनरोलमेंट नंबर, उसको क्या जनरेट करना होगा? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। जनरेट ई वे बिल, ये अपन जो पढ़ रहे हैं ई वे बिल के लिए है। Generate e-way bill for submitting detail of electronic on the common portal prescribed form upon the validation detail furnishing unique enrollment number shall be generated and communicated the said person. Unregistered person making interstate transport handicraft of goods exempt from obtaining compulsory registration section 24 and required to generate e-way bill irrespective of the value of कंसाइनमेंट। यानी 50,000 से कम होने पर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना था। यानी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से कम होने पर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना था। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग जनरेटिंग ई वे बिल, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स। अब आते हैं आगे। पेमेंट ऑफ टैक्स में छोटा सा अमेंडमेंट आया जो कि अपन काफी देखो पढ़ चुके हैं। सेक्शन 73, सेक्शन 74 मैं आपको क्लास में काफी बार पढ़ा चुका हूं। सेक्शन 73, सेक्शन 74। सेक्शन 73 में क्या था? शॉर्ट टैक्स पे किया, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स था, एक्सेस क्लेम ऑफ द आईटीसी, एक्सेस क्लेम ऑफ द रिफंड विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन सेक्शन 74 में क्या था? विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, यानी आपने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड पे करके आपने शॉर्ट पेमेंट किया, नॉन पेमेंट किया, एक्सेस क्लेम ऑफ द आईटीसी, एक्सेस क्लेम ऑफ द रिफंड। अब इसके साथ साथ उन्होंने सेक्शन 74 ए और इंसर्ट करा दिया गया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब सेक्शन 73 और सेक्शन 74 और सेक्शन 74 ए एक साथ, इनको भी एक साथ रीड करना है इंटरेस्ट के पर्पज से। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 50 आपके दी गई है। तो उन्होंने कहा गया पीरियड फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट सच रेट एज मे बी नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 50, यानी 18% की रेट को इसमें
कवर किया। तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 तो अपन ने पढ़ाई, और उसी के साथ अब उनका सेक्शन 74A भी रीड करना होगा। तो ये उन्होंने 88B क्या था रूल? 88B मैंने आपको बताया था रिटर्न फाइलिंग में यदि आपका रिटर्न जैसे GSTR 1 और 3B में मिसमैच आ रहा है तो अगले महीने अपने आप उसका, या GSTR 1 1A में मिसमैच हो रहा है तो वहां पर आपके एक ऐसे इश्यू हो जाता है। अब उसका आपको क्या करना था कि विद इन द 7 डेज में या तो टैक्स का पेमेंट करो, या तो आप शॉर्ट पेमेंट कर रखे तो टैक्स का पेमेंट करो, और टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन दो, रिप्लाई अपलोड करो 7 दिनों के अंदर, तो ही आगे की रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो उस पे आपका जो इंटरेस्ट की बात हो रही है यहां सेक्शन 74A उसके रिगार्डिंग भी आपके बताता है। अब आता है रिटर्न्स में भी वही चीज ला दी। तो रिटर्न्स में एक छोटा सा उन्होंने, देखो मैंने आपको क्लास में करा दिया था टीडीएस की रिटर्न। पहले क्या होता था, यदि किसी महीने टीडीएस नहीं था तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अमेंडमेंट डाल दिया कि अब टीडीएस की रिटर्न मंथली जाएगी और मैंडेटरी हो गई है रिटर्न फाइल करना। अब मैंडेटरी हो गया है रिटर्न फाइल करना। हर टीडीएस की रिटर्न चाहे नील की हो सबमिट करनी है, नील की रिटर्न क्यों ना आपको सबमिट करनी होगी, तो नील की भी टीडीएस की रिटर्न आपको स्टूडेंट सबमिट करनी होगी। और ड्यू डेट वही होती है 10 तारीख अगले महीने की, तो वो ड्यू डेट वगैरह वही है। बस ये है पहले नील की रिटर्न होती थी तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब मैंडेटरी हो गया, नील की भी टीडीएस की रिटर्न को फाइल करना होगा। रिफंड वाले चैप्टर के अंदर ये फिर सेक्शन 74A आ गया, जो कि आपको बताता है रेफरेंस ऑफ सेक्शन 74A added in the rule 96B dealing with the recovery of the refund unutilized input tax credit, integrated tax paid on export goods where export proceed not realized। जैसे अपन ने बात किया सेक्शन 73 और सेक्शन 74 और सेक्शन 74A एक साथ अब रीड करना है, यानी आपने एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया, गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया आईटीसी का, तो वहां पर अब आपको सेक्शन 74A की भी एप्लीकेबिलिटी की वर्किंग कवर करता है। तो ये तीनों सेक्शंस को आप कवर करते हुए चलना है। तो ये सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 74A ऑफ द एक्ट केस में भी एप्लीकेबल रिकवरी ऑफ एरियनियसली रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सेक्शन 50, और जो उसके अंदर सेक्शन 50 का इंटरेस्ट है उसके साथ उसकी रिकवरी करने के लिए आपको बताएगा स्टूडेंट्स। छोटे छोटे से अमेंडमेंट है। रिटर्न्स के अंदर एक पेनल्टी लगती थी, जैसे अपन बात करते हैं रिटर्न्स के अंदर आपके, ये एक रिटर्न वाले पॉइंट का है कि रिटर्न के अंदर अपनी क्या लगती थी, याद करो, अपने लेट फी लगती थी, वो 9 नहीं फाइल करने के लिए बताता है लेट फी। लेकिन यदि आपने देखो 9C नहीं फाइल करी ना, 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ के ऊपर होता है, एनुअल टर्नओवर वहां पर 5 करोड़ है या 2 करोड़ है। लेकिन क्या एक इन्होंने ये कहा कि लेट फी 9 फाइल करने के बाद रुक जाएगी क्या? जब तक 9C की रिक्वायरमेंट है तो 9C नहीं फाइल की है तो ये माना जाएगा कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। तो 9 और 9C, यदि 9C की रिक्वायरमेंट आ रही है तो 9C फाइल करने के बाद ही एनुअल रिटर्न फाइलिंग मानी जाएगी, एनुअल रिटर्न फाइलिंग मानी जाती है। ये चीज इन्होंने अपडेशन के साथ एक और इंसर्ट किया। ये जीएसटी के आपके अमेंडमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब कस्टम में छोटे छोटे से अमेंडमेंट हैं। एक तो ये है कि आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट दिया गया है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, जिसको कि आप देखोगे तो इजीली आपको कवर हो जाएगा। तो दिस द कस्टम अमेंडमेंट। कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी फॉर द स्पेसिफाइड एंड यूजर रूल 22 amended. CBSE has amended the custom import of goods at a concessional rate duty for the specified and user। तो इसके लिए जो क्वार्टर्स की जो कैलकुलेशन होंगे ना, क्वार्टर का मीन क्या किया, तो क्वार्टर का मीन वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अपन। क्वार्टर का मीनिंग वही है, कोई स्पेशल नहीं है, तो आपको इतना वो नहीं है। क्वार्टर मीन ए पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, जो एंडिंग होगा कब, आपके लास्ट डे ऑफ द मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर ऑफ द कैलेंडर मंथ। जैसे मैंने कहा अप्रैल से लेकर क्वार्टर फर्स्ट, मैं लिख देता हूं क्वार्टर मीन अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट हो गया, सितंबर पे एंड, थर्ड, अक्टूबर से
दिसंबर हो गया, और फोर्थ क्वार्टर जैसे अपन बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका उन्होंने कंसेप्ट बता रखा है, सिंपल। एक और ध्यान, इंपोर्टर शैल सबमिट ए क्वार्टरली स्टेटमेंट। अब इंपोर्टर क्या करेगा, सबमिट करेगा क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म 10th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। जैसे अभी अपन ने कहा कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करना है फर्स्ट क्वार्टर, जैसे क्वार्टरली क्वार्टर जा रहा है अप्रैल से 30 जून, तो 10 मई तक करना है आपको। कब तक करना है, 10th ऑफ जुलाई तक करना है। इस तरह से आपको बनाना है, क्वार्टर एंड तक आपको डिटेल लेके चलनी है। तो इसी पैटर्न पे बनाते चलो। सेकेंड क्वार्टर, जुलाई टू 30th ऑफ सितंबर, 10 दिनों में फाइल करना है, तो 10th ऑफ अक्टूबर। थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट अक्टूबर से 31 दिसंबर, 10th जनवरी, और फिर लास्ट क्वार्टर जैसे अपन आ गया 1 जनवरी से 31 मार्च। ये आपके इसमें 10th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर्स जैसे आपको उसमें फाइल करने के लिए बताता है। इस तरह से री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स, अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। तो इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ ए नोटिशन शैल बी यूज्ड फॉर गुड्स इंपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन मेंशन इन द कंसर्न notation within a period and with respect of the unutilized and defective goods imported. The importer shall have an option to either re-export clear the same for the home consumption within the said period, namely within the period specified the notation, या फिर जो 6 महीने का टाइम था ना, 1 ईयर हो गया, ये 1 साल का टाइम हो गया, ये 1 ईयर हो गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 ईयर हो गया, 1 ईयर from the date of import where the import period is not specified in the notification. How the said period 1 year can be further extended by the jurisdictional commissioner for not exceeding the 3 months. 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। If sufficient reason to be sure that the course not confirming the period were beyond the import control. ये चीज इस किस्म आपके बता रहा है। ये आपके यहां पर कहता है कि जब भी अपन गुड्स को लेके चलते हैं तो किस तरह से आपके ये स्लैब वाइज चलता है, और एक क्वार्टरली दिया है, एवरी क्वार्टरली कैपिटल गुड्स के लिए दिए गए हैं। इंपोर्टर शैल हैव एन ऑप्शन क्लियर द कैपिटल गुड्स, किसकी बात कर रहा है, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल, कितना ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, इक्वल डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेवल, मैंने क्लास में कराया था, ऑफ द एग्जम्पशन अवेलेबल एंड ऑलरेडी पेड, टाइम ऑफ द इंपोर्ट, एप्लीकेबल इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन वैल्यू। किस तरह से लिख के चलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड्स पे, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। मैं बताता हूं आपको कैलकुलेशन। तो देखोगे स्टूडेंट, इसमें यहां पर दे रखा है एवरी क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में अपन बात करते हैं पहले साल में 4%, एक साल में 4 क्वार्टर, कितना हो गया 16%, मैंने क्लास में कराया था। फिर एवरी क्वार्टर इन द सेकेंड ईयर 3%, एक साल में 4 क्वार्टर, कितना गया 12%। फिर एवरी क्वार्टर इन द थर्ड ईयर अगेन 3%, 4 क्वार्टर, कितना गया 12%। फिर फॉर एवरी क्वार्टर इन द फोर्थ ईयर, फिर इसमें
5%, 4 क्वार्टर, तो ये जाएगा स्टूडेंट 10%, और फिर आपके 2% लास्ट ईयर 4th क्वार्टर, हो गया 8%। टोटल लगा लेते हैं, देखो ये आपके इतना परसेंटेज आपको बताता है। तो ये क्लास में मैंने कराया हुआ है कैपिटल गुड्स के लिए, जितना आपने रख लिया उसके हटाकर आपको ड्यूटी का पेमेंट की बात कर रहा है। तो 16 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10 8, ये 58। या क्लियर है? तो इस तरह से आपको बताता है। तो फॉर एवरी क्वार्टर है हर जगह, एवरी क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट दिया गया है, जो कि आप देखोगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए, कि अब गवर्नमेंट ने कहा गया कि हम जो भी करेंगे उसके लिए पब्लिक से क्या करेंगे, उनके भी वो लेंगे, कि उनके भी ओपिनियन लेंगे, और वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं, और हम उन सजेशन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज कहा है कि कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द एफटीपी, यानी जो एफटीपी का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर पब्लिक से भी आप भी सजेशन दे सकते हो। डीम्ड रीजनेबल टू डू सो मे सिक व्यू एंड सजेशन, आप सजेशन दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, और उसके हिसाब से उसको वो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उसे माने या नहीं माने जरूरी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का भी राइट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व अपना राइट रिजर्व रखेगी, राइट टू सू मोटो, कि वो माने आपकी बात या नहीं माने, आपसे सजेशन ले लेगी, करेगी अपनी मन की, करेगी अपनी मन की। फॉर्मुलेट टू अमेंड एंड इनकॉर्पोरेशन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन विदाउट सीकिंग, बिना आपके व्यू लिखे भी अपने हिसाब से तैयार कर सकती है। सजेशन, कमेंट एंड फीडबैक स्टेक थ्योरी में आ सकता है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके अंदर वो आपके सजेशन को नहीं ले सकती, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होती है, ट्रेड रिलेशन के एडवर्स हो सकता है इफेक्ट इसके लिए। तो एडवर्स इफेक्ट ट्रेड रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री, इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ऐसे केस में आपके वो माने या नहीं माने, तो जो आपके फीडबैक वगैरह कमेंट वगैरह लिए हैं उनको माने या नहीं माने, उनको लगता है, तो इन केसेस में आप सू मोटो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से बना सकती है। तो इस तरह से आपके थ्योरी में आपसे पूछ सकता है, बाकी का ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो स्टूडेंट जितने भी स्टेटरी अपडेट आए थे मैंने आपके करवा दिए हैं, सारे के सारे कवर हो गए, ज्यादा कुछ उसमें है भी नहीं, क्लैरिफिकेशन ज्यादा है तो क्लास के अंदर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे, है ना। फिर भी आप एक बार इनको देख लेना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको तैयार कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।